गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम रिवीजन ऑफ क्वेश्चन पेपर पार्ट 6 लेके आए हैं फॉर 5 नवंबर 2020 एनटीए नेट होम साइंस के एग्ज़ाम के लिए। हमारी जो लाइव क्लासेस है टेक्सटाइल्स और अपैरल डिज़ाइनिंग की वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स हम सारे यूनिट्स के प्रोवाइड कर रहे हैं और आप इंडिविजुअल यूनिट्स के नोट्स भी यहाँ से ले सकते हैं। दीज आर आर डिटेल्स, आप जहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। First question for today is the flow of goods and services in a family at a particular time। किसी भी फैमिली के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज रहती हैं, जो भी काम करने का तरीका रहता है या इनकम जनरेट करने का तरीका रहता है, वो पर्टिकुलर टाइम पे उसको क्या कहते हैं? मनी इनकम, रियल इनकम, साइकिक इनकम या फिर फिजिकल इनकम। हम उसको रियल इनकम बोलते हैं, क्योंकि रियल इनकम का मतलब क्या होता है? इज़ द फ्लो ऑफ गुड सर्विस एंड कम्युनिटी फैसिलिटी अवेलेबल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर, जब हम किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं, उसको हम वो पर्टिकुलर पीरियड में जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी गुड सर्विस कम्युनिटी फैसिलिटीज़ देखते हैं, तो उसको हम रियल इनकम बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम मनी इनकम की बात करते हैं, इज़ द परचेजिंग पावर इन रुपीज़ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मनी इनकम इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मटेरियल रिसोर्स ऑफ द फैमिली। मनी इनकम जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी फैमिली का, और उसके अंदर जो मनी इनकम होती है उसमें परचेजिंग पावर होती है किसी भी गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। Psychic income is income that flow of satisfaction derived by the family from the use of money income and real income. This income is intangible and qualitative or subjective. This income is also called as enjoyment income. आप psychic income को जो है वो enjoyment income भी बोल सकते हो। ये वो income है जो हमारी यूज़ की जाती है मनी इनकम और रियल इनकम के द्वारा, और इससे हमारा सेटिस्फेक्शन मिलती है, मीन्स वी कैन ड्राइव सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दिस साइकिक इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द एल्जाइमर डिजीज़ आर। एल्जाइमर डिजीज़ जो होती है उसके अंदर साइकोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने साइकोलॉजिकल, मेंटल जो फीचर्स होते हैं साइकोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग पूछा है, फिजिकल या कोई और फीचर नहीं पूछा। ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी, बैड टेम्परामेंट, डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन, डिफिकल्टी विद स्पीच प्रोडक्शन और डिफिकल्टी इन वॉकिंग। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, दैट इज ये सारे के सारे इसके हैं। चेंज इन पर्सनैलिटी, इम्पेयर्ड गेट और मूवमेंट, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, लो एनर्जी, memory loss, mood swings, problem with attention and orientation, problems with simple mathematical tasks. Here we go with gradual loss of memory, डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन एंड डिफ़िकल्टी विद स्पीच प्रोडक्शन। ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकली फीचर्स हैं अल्जाइमर डिजीज़ के। Next question, the term used to refer to a person who control or select the content that reaches an audience is known as। ऐसा उन्होंने क्या बोला है कि जो पर्सन कंट्रोल करता है, सिलेक्ट करता है किसी भी कंटेंट को ऑडियंस तक रीच करने के लिए, उसको हम वॉचमैन बोलते हैं, गेट कीपर बोलते हैं, हाउस कीपर बोलते हैं या गार्ड बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन है, हम उसको गेट कीपर बोलते हैं, बिकॉज गेट कीपर्स आर पीपल। ये हमारी कम्युनिकेशन के अंदर बात हो रही है, ठीक है, गेट कीपर इन कम्युनिकेशन। Gatekeepers are people or policies that act as a go-between, control access from one point to another. They may refuse, control or delay access to service. A secretary, for example, this is an example, a secretary who controls who gets an appointment with the president of the company is an एग्जाम्पल ऑफ अ गेट कीपर। गेट कीपर वो पीपल्स होते हैं, ऐसी पॉलिसीज और ऐसे लोग होते हैं जो एक ब्रिज का काम करते हैं, जो एक एक्सेस पॉइंट का काम करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। वो रिफ्यूज़ भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और डिले भी कर देते हैं कुछ एक सर्विसेज को। फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपनी का अगर प्रेसिडेंट है और तो उसकी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम सेक्रेटरी से बात करते हैं। सेक्रेटरी वॉज अ गेट कीपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्री डायमेंशनल विजुअल एड। थ्री डायमेंशनल आपको पता है कि टू डायमेंशनल होते हैं जिनकी लेंथ और विड्थ होती है, लेकिन थ्री डायमेंशनल होते हैं जिसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों होते हैं और एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं। स्पेसिमेन, मॉडल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पपेट, ऑब्जेक्ट्स। अब इस टाइम मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ? दिस वन इज माई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये आपकी फ्लैट सरफेस पे है, लेंथ और विड्थ के साथ है। दिस वन इज नॉट इन आर आंसर। ऑल द AV material, three-dimensional aids are nearest to living experience. आंसर नंबर 4, लिविंग एक्सपीरियंस से जो नियरेस्ट होता है उसको हम
थ्री डायमेंशनल विजुअल एड्स बोलते हैं. दीज स्लाइड सच एज मॉडल एंड मोकअप्स आर रिप्लाइज और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रियल थिंग्स. स्पेसिमेन, मॉडल, पपेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, दीज ऑल आर थ्री डायमेंशनल विजुअल एड्स. सो एजर्शन और रीज़न का यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आप लोगों को इस टाइम पे भी आप लोग लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. जैसे एजर्शन दे रखा है, अ रूम विद डार्क कलर वॉल, मीन्स रूम के अंदर बहुत डार्क कलर हो रखा है वॉल्स पे पेंट, विद रिक्वायर्ड मोर लाइट सोर्स टू गेट रिफ्लेक्टिव लाइट लेवल. सो जब डार्क कलर का रूम, आपको पता है कि बेसिकली रूम, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में एक चीज़ बताई है कि रूम को लाइट कलर का पेंट करते हैं. क्यों पेंट करते हैं? ताकि लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो सके और हमारा रूम छोटा लगने की बजाय बड़ा लग सके, थोड़ा खुला लग सके. इसीलिए आपने देखा होगा जब आप अपनी इसी टाइम भी अपनी जो आपकी रूफ है आप उस पर देखिए तो लाइट कलर्स हो रखा है, वाइट कलर हो रखा होगा, मोस्टली की बात कर रही हूँ. लाइट पिंक, लाइट येलो, लाइट स्काई ब्लू, इस तरह के शेड्स हो रखे होंगे, कभी भी डार्क कलर्स नहीं होते. सो दैट इज़ दिस ऑप्शन कि रूम विद डार्क कलर, अगर रूम में डार्क कलर लाइट है तो उसको ज़्यादा लाइट सोर्स की नीड होगी ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके. दैट्स ट्रू, दैट्स रियली ट्रू कि हमें ज़्यादा लाइट्स लगानी पड़ेगी ताकि लाइट की रिफ्लेक्शन रह सके. अगर कम लाइट्स होंगी तो वो बहुत भिजा हुआ और डैम्प रूम लगेगा. एंड नेक्स्ट इज रीज़न, द इल्यूमिनेशन इन room with dark color wall will be distributed farther and more evenly as the light is reflected from surface to surface. So इन्होंने क्या बोला है कि जो illumination है रूम का, डार्क कलर्स की जब वॉल होगी तो बहुत दूर तक लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी सरफेस टू सरफेस. क्या ऐसा है? नो, दिस इज़ नॉट ट्रू. सो assertion इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने थे. यहाँ पर प्रोसेसेस है और फूड आइटम्स है कि कौन सा फूड आइटम्स किस प्रोसेस से हमारा बनता है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ. आइए जानते हैं किस तरह से. सबसे पहले जेलेटिनाइजेशन प्रोसेस की हम बात करेंगे. व्हेन स्टार्च एंड वाटर आर सब्जेक्टेड टू हीट, जब स्टार्च को और पानी को हम हीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे राइस के अंदर, कॉजिंग द स्टार्च ग्रेन्यूल्स टू स्वेल, और उसमें क्या होता है, राइस आप देखते हैं पानी के अंदर डिप होते हैं और हीट ट्रीटमेंट के बाद वो स्वेल हो जाते हैं. इट अकर ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ मैनी ट्रेडिशनल स्टार्ची फूड एंड स्टार्च बेस्ड डिजर्ट. इट इज़ द वे द स्टार्च बिकम सॉफ्ट एंड एडिबल. इससे स्टार्च सॉफ्ट हो जाता है, खाने लायक हो जाता है. एडिबल का मतलब क्या होता है? खाने लायक हो जाना. डिशेज सच एज, कैसी डिशेज? आपका पॉरेज, दलिया, पास्ता, राइस पुडिंग, स्टिकी राइस एंड सवॉय राइस ऑल रिले ऑन जेलेटिनाइजेशन. सो जेलेटिनाइजेशन प्रोसेस क्या करता है? आपके स्टार्च को, वाटर को खाने लायक बनाता है. नेक्स्ट कैरमलाइजेशन. कैरमलाइजेशन आपने देखा होगा ना, कैरमल चॉकलेट्स मिलती हैं आपकी, ठीक है, तो वहाँ पर पीनट का, ब्रिटल्स का एग्जाम्पल दे रखा है फूड आइटम्स में. सो कैरमलाइजेशन इज द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ शुगर, अ प्रोसेस यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कुकिंग फॉर द रिजल्टिंग नटी फ्लेवर एंड ब्राउन कलर. सो ये ब्राउन कलर और नटी फ्लेवर देने के लिए कैरमलाइजेशन प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं और ये एक तरह का नॉन एंजाइमेट ब्राउनिंग रिएक्शन है, मतलब बिना एंजाइम को यूज़ किया हुआ ब्राउन करने का रिएक्शन. नेक्स्ट पेस्चराइजेशन. पेस्चराइजेशन आपने मिल्क में पढ़ी है हमेशा. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच पैक्ड और नॉन पैक्ड फूड, जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, कोई फ्रूट जूसेस हो गए, उनको हम ट्रीट करते हैं माइल्ड हीट के साथ, यूजिंग टू लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस टू एलिमिनेट पैथोजेंस एंड एक्सटेंड सेल्फ लाइफ. सो हम ट्रीट करते हैं मिल्क को पेस्चराइजेशन प्रोसेस से ताकि उसके अंदर जो भी हमारे पैथोजेंस हो, जो भी हमारे बैक्टीरियाज हो, वो सब ट्रीट हो जाए, वो सब एलिमिनेट हो जाए. नेक्स्ट इज डेक्सट्राइजेशन. अकर व्हेन स्टार्च इज टोस्टेड एंड कुक्ड बाय ड्राई हीट. इट इज रिजल्ट ऑफ स्टार्च ब्रेक डाउन बाय ड्राई हीट टू फॉर्म dextrins. It changed the properties of starch as a result of heat application. It is also known as non-enzymic ब्राउनिंग. सो आपने ब्रेड, टोस्ट, रोटी ये देखी होगी, ठीक है, तो ये हमारे डेक्सट्राइजेशन का प्रोसेस है. बिकॉज अब आप क्या हो रहा है, आपका जो स्टार्च है उसको आप क्या कर रहे हो, टोस्ट कर रहे हो या फिर ड्राई हीट से कुक कर रहे हैं. Last is homogenization is a process by which fat droplets from milk are emulsified and the cream does not separate. So it's an example of your ice cream. So जो homogenize
जेशन होता है, उसके अंदर फैट के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं फ्रॉम मिल्क उसको हम इमल्सिफाई करते हैं और क्रीम जो है वो सेपरेट नहीं होती। इज नोन एज होमोजिनाइजेशन, मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर एक प्रेजेंट होता है, तैयार होता है। Next question, the formation of the self from childhood to adolescence involve process such as, जो चाइल्डहुड से एडोलोसेंस का हमारा फेज़ रहता है उसके अंदर क्या क्या हमारे जो सेल्फ के बारे में, अपने बारे में, खुद के बारे में जो चीज़ें फॉर्म होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, सेल्फ कंट्रोल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फिशनेस, सेल्फ स्ट्रीम, सेल्फ अवेयरनेस। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा थर्ड, दैट इज सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ अवेयर। अगर आपने चाइल्डहुड देखा है, चाइल्डहुड के अंदर एडोलेसेंस देखा है, तो उसके अंदर क्या होता है, बाद में बच्चे को खुद की समझ आ जाने लगती है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। सो सेल्फिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारी बाद में आती है जब हमें सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स पता चल जाते हैं। बट in our adolescence we consist the formation of self, खुद के बारे में, self concept, self stream and self aware. Next question, children with average intelligence who has difficulty in reading, writing and mathematical are likely to have, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जिन बच्चों को एवरेज इंटेलिजेंसी होती है, मींस वो ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लो इंटेलिजेंसी की मतलब लो इंटेलिजेंसी मतलब पुअर आईक्यू के होते हैं, ऐसा नहीं है, एवरेज पूछ रहे हैं, लेकिन उनको डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में, उसको क्या बोलते हैं, लो इंटेलिजेंस को, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, लर्निंग डिसेबिलिटी या लो इमोशनल इंटेलिजेंसी। सो करेक्ट ऑप्शन थर्ड है हमारा, लर्निंग डिसेबिलिटी, बिकॉज learning disability is defined as the significant reduced ability to understand new or complex information, to learn new skills, impaired intelligence with a reduced ability to cope independently, impaired social functioning which started before adulthood. सो यहाँ पर जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये एक तरह की रिड्यूसिंग एबिलिटी है, मतलब रिड्यूस करने की एबिलिटी है, जहाँ पर हम नहीं समझ पाते, ना अंडरस्टैंड कर पाते नई फॉर्म्स को, नए कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को, नई स्किल्स को, और जिसकी वजह से हमारी जो एबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है जब हम अपने एडल्टहुड में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द 5 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारे शेनन एंड वीवर का के 5 के कम्युनिकेशन का मॉडल है उसके 5 एलिमेंट्स की यहाँ पर बात पूछ रहे हैं, उसका करेक्ट ऑर्डर पूछ रहे हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर, इंफॉर्मेशन सोर्स, चैनल एंड डेस्टिनेशन। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ थर्ड, दैट इज इट इज़ अ ट्रांसमिशन मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। एक इंफॉर्मेशन सोर्स विच प्रोड्यूस, मतलब एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट प्रोड्यूस अ मैसेज, वो एक मैसेज को प्रोड्यूस करता है, फिर वो मैसेज एक ट्रांसमीटर के द्वारा विच एनकोड्स द मैसेज, जो मैसेज को एनकोड करता है सिग्नल्स में, एक चैनल के द्वारा वो अडेप्ट करता है एक ट्रांसमीटर पे, फिर रिसीवर्स उसको रिसीव करता है, डीकोड करता है मैसेज को और डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन सोर्स सबसे पहले, देन ट्रांसमीटर, देन चैनल, देन रिसीवर एंड लास्ट इज डेस्टिनेशन। Last question for today is, which of the following is not the advantage of fixed response question in questionnaire? इनमें से कौन सा फिक्स्ड, नॉट, ध्यान रखिएगा कि नॉट पूछा है, कौन सा फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन इन क्वेश्चनियर नहीं है। सो फैसिलिटेट completion of the questionnaire, easy to score and code, useful where there is little or no information about the sample or no writing is required by respondent. So correct option is R3, that is improve consistency of responses, easy to compare with other respondent or questionnaires, easily, quick and less cost to analyze. So मतलब यहाँ पर एडवांटेज इन्होंने बोला था, ये सब एक बात देखिए, जो ये हमने ऑप्शन में दिया ये सब एडवांटेजेस है, इन्होंने नॉट एडवांटेज पूछा था। तो यूजफुल वेयर देयर इज लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सैम्पल इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन इन क्वेश्चनियर। सो दीज आर आर नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, PDF नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू KMS Fashion. Till then, goodbye, have a nice time.